Hello, good morning student. Myself Sunil Mantri and you are welcome in Jagrati Classes online app. तो अपना जो 12th क्लास में जो प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला अपन ने बता दिया था। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन अपन करके दिखाते हैं यहाँ पे किस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ आपके पास एक केमिकल रिएक्शन गिवन है आर रिएक्टेंट एंड गिव्स द प्रोडक्ट पी। तो रिएक्टेंट आर है एंड प्रोडक्ट क्या है पी है। इसमें ये क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन if initial concentration of reactant is 0.04 मोल पर लीटर, कैपिटल एम या मोल पर लीटर, चेंजेस टू 0.02 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इन 20 सेकेंड। ये क्वेश्चन गिवन है अपने पास। कैलकुलेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.04 मोल पर लीटर चेंजेस टू 0.02 मोल पर लीटर इन 20 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ रिएक्टेंट दे रखा है, देखो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.04, जबकि फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.02, और कितने टाइम में ये चेंजेज हो रहा है 20 सेकेंड में चेंजेज हो रहा है। तो अपन को जो फॉर्मूला लिखना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का, रेट इक्वल टू क्या था माइनस रिएक्टेंट के टर्म में R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। देखो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू R2 फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड R1 इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन, और T2 माइनस T1 जो है टाइम डिफरेंस दे रखा है 20 सेकेंड का। तो अपन रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 की वैल्यू जो है वो कितनी है अपने पास, माइनस में यहाँ दे रखा है 0.02, ये R2 की फाइनल की, और R1 की कितनी गिवन है 0.04, और अपॉन T2 माइनस T1 जो है वो कितना दे रखा है 20 सेकेंड। तो अब इन दोनों का डिफरेंस अपन को निकालना है। 0.02 में से 0.04 अगर रिमूव करते हैं, लेस कर देते हैं, तो अपने पास जो आंसर आ रहा है 0.02, और 0.02 जो है वो किस में आ रहा है नेगेटिव आएगा, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो अपन इसका डिफरेंस अगर निकालते हैं तो मेरे पास आंसर आ गया 0.02 अपॉन 20, ये आ गया। अब इसको इसमें डिवाइड करते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, और पॉइंट हटा के 2 0 लगा दिए, और 2 10 जा, और फाइनल आंसर आ जाता है 1 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये इसका फाइनल आंसर। तो ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन अपन ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं जब आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, और आपको करना है क्या R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो टाइम डिफरेंस पूरा दे रखा है 20 सेकेंड का, और इस डिफरेंस से अपन को क्या निकालना है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। तो ये यहाँ पे अपन ने एक क्वेश्चन करके दिखाया कि भाई इस टाइप से अपन किसी का सॉल्यूशन कर सकते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है, उसके बेस पे ये क्वेश्चन अपन ने कराया है। अब नेक्स्ट जो लेते हैं अपन, इससे रिलेटेड एक टर्म लेते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ
रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसी को अपन थोड़ा सा दिखाएंगे कि भाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो था, वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस था। अब उसमें अपन को इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड आउट करना है, इधर एक कर्व बनाएंगे। यहाँ पर किस किस के बीच में कर्व बनाते हैं, ये तो ले लेते हैं कंसंट्रेशन, और ये ले लेते हैं इधर टाइम के बीच में। और ये कर्व लगभग ऐसा आया था, ये जो कर्व आएगा ये रिएक्टेंट के टर्म में आएगा। रिएक्टेंट का मतलब आर, प्रोडक्ट के टर्म में ये कर्व ऊपर जाएगा। अब यहाँ अगर टाइम गैप ज़्यादा है, टाइम गैप ज़्यादा का मतलब क्या हो गया, इनिशियल यहाँ R1 दे दिया और फाइनल यहाँ R2 दे दिया। अगर दोनों में टाइम गैप ज़्यादा है तो अपन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको पूछे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे मैंने पूछ लिया कि भाई 5वें सेकंड पे अपने बाइक की स्पीड क्या थी, 5वें सेकंड पे, तो 5वां सेकंड एट ए मोमेंट हो गया। एट ए मोमेंट जब आप जो रिएक्शंस होती है या रेट ऑफ रिएक्शंस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर सेकंड पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। अब यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट मतलब टाइम गैप बहुत कम है, टाइम गैप को अपन डेल्टा टी को लगभग किसके इक्वल मान लेते हैं, 0 के इक्वल। टाइम डिफरेंस अगर 0 होता है तो कंसंट्रेशन में चेंजेस भी है वो बहुत माइन्यूट होगा। और यहाँ इससे रिलेटेड एक टेंजेंट खींचेंगे और इस टेंजेंट से अपन को मालूम चलेगा कि भाई ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, तो इसमें चेंजेस जो आएगा वो किसका आएगा, डी का आएगा। और टाइम का जो चेंजेस आएगा वो कितना आएगा, डी का आएगा। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए अपन टेन थीटा का यूज़ करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर में क्या आएगा, डी अपॉन डी, और रिएक्टेंट का टर्म है तो नेगेटिव साइन। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन को लिखनी है, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज ए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ लिख देते हैं, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट rate of chemical reaction, rate of chemical reaction is known as instantaneous rate of reaction, rate of रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड का यूज अपन ने तब किया है जब आपको एक पर्टिकुलर मोमेंट पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पूछा है और डेल्टा टी की वैल्यू लगभग किसके इक्वल आएगी, तब अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा टी लगभग 0 के इक्वल होगा। इसका मतलब टाइम डिफरेंस बहुत कम है, तो इसमें जो चेंजेज आएगा, ये जो थीटा आएगा, ये थीटा अपन कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ कंसंट्रेशन में भी चेंजेस माइन्यूट होगा, बहुत कम होगा। और कम कंसंट्रेशन के लिए अपन डी का यूज करेंगे, डिफरेंशियल का यूज करेंगे। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन चेंजेज आता है तो डेल्टा का यूज करते हैं। अदरवाइज अपन क्या करेंगे, डिफरेंशियल डी अपॉन डी का यूज करेंगे। ये टेन थीटा जो है यहाँ पर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये तो रिएक्टेंट के टर्म में ये फॉर्मूला बनाया, यही जब अब प्रोडक्ट के टर्म में बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस का dP अपॉन dt। ये हो गया इंस्टेंटेनियस। प्रोडक्ट में P का यूज करते हैं लेकिन रिएक्टेंट में R का, और दोनों की कंसंट्रेशन में जो चेंजेज आएगा at a particular moment, that concentration changes is known as instantaneous rate of chemical reactions। तो ये अपन ने इंस्टेंटेनियस वर्ड आता है
जनरली अपन जो केमिकल रिएक्शंस में ज़्यादातर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का यूज करेंगे, क्योंकि मेजर चेंजेस जो अब आता है तब तो अपन एवरेज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज करते हैं, लेकिन माइनर चेंजेस में किसका यूज करते हैं अपन? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का यूज करते हैं। अब अपन को देखना है इसमें इसकी स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ टॉपिक का नाम लिख देते हैं STOICHIOMETORY, स्टाइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन या स्टाइकियोमेट्री ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टाइकियोमेट्री वर्ड का मतलब होता है कोई भी रिएक्शंस को अपन बैलेंस करते हैं तो उसके आगे 1 2 3 4 स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज करते हैं, उन्हीं को स्टाइकियोमेट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर अपन मान लो एक रिएक्शन लिख रहे हैं A+2B गिव्स 3C, तो यहाँ A के आगे 1 है तो 1 इसकी स्टाइकियोमेट्री हो गई, 2 है तो 2 इसका स्टाइकियोमेट्री हो गई, और 3 यहाँ पे इसकी स्टाइकियोमेट्री हो गई। ए और बी को अपन क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, और सी को यहाँ पर क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये जनरली अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम में जो चेंजेज हो रहा है कंसंट्रेशन में, उसी को रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ अब इनकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस अपन को स्टाइकियोमेट्री लिखनी है। वो कैसे लिखेंगे? तो अपन यहाँ समझाएंगे कि मान लो इसकी जगह एक और रिएक्शंस देके बताते हैं H2 + I2 और गिव्स क्या बनता है यहाँ पर? 2HI। ये केमिकल रिएक्शंस है और इसमें इनकी गैसियस और ये तीनों गैस में है। तो अपन क्या लिखेंगे? इनका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू में क्या लिखेंगे? -dH2/dt। माइनस क्यों लगाया ये आपको बता दिया है अपन ने। माइनस जब यूज करते हैं जब रिएक्टेंट के टर्म में, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है? कम। तो जब कम हो रही है उसके लिए अपन कौन सा साइन यूज करेंगे? नेगेटिव। इक्वल टू क्या लिखेंगे? -dI2/dt। ये चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ I2 की कंसंट्रेशन में पर यूनिट चेंजेज जो हो रहा है वो DI/dt, और इक्वल टू में अब यहाँ लिखेंगे DHI/dt, लेकिन यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्यों करेंगे? क्यों अपन ने 1/2 से इसको करा और DHI/dt के आगे पॉजिटिव साइन लगाना है? पॉजिटिव क्यों लगाना है? क्योंकि पॉजिटिव से अपन को मालूम चल रहा है यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है। और इसका जो मैंने एक वर्ड भी बताया था आपको पहले कि भाई यहाँ आपको आंसर जो है वो सारे प्लस में आने चाहिए। अब ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती है, तो कम होती तो आंसर नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ नेगेटिव साइन का यूज़ करते हैं ताकि आंसर अपन को किस में मिले? पॉजिटिव में मिले। और HI की टर्म में यहाँ पॉजिटिव वर्ड ही यूज करते हैं ताकि आंसर ऑलरेडी पॉजिटिव में ही मिले। अब यहाँ मैंने DHI/H2/dt, अब देखो यहाँ मैंने 1/2 क्यों यूज किया और यहाँ कुछ भी यूज नहीं किया, इसका रीज़न अपन समझाते हैं। यहाँ इस केमिकल रिएक्शंस को ध्यान दो, एक बार केमिकल रिएक्शंस को ध्यान देते हैं अपन। H2 और I2 रिएक्टेंट है और HI क्या है? प्रोडक्ट है। मान लेते हैं इसकी जो स्पीड है बनने की, ख़त्म होने की, फिनिश होने की, 1 मोल पर लीटर पर सेकंड की स्पीड से ये फिनिश हो रहा है। मतलब इसका 1 मोल 1 लीटर मोल पर लीटर की स्पीड से ये फिनिश हो रहा है। कौन सा फिनिश हो रहा है? H2। सेम स्पीड से यही होगा भाई। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका भी तो कितना करेगा? 1 मोल ही रिएक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये भी कितनी स्पीड से ख़त्म होगा? 1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब ये दोनों 1 मोल की स्पीड से ख़त्म होंगे तो वो किस स्पीड से बनेगा? तो अपन कहते हैं ये जो बनेगा ये कितनी स्पीड से बन रहा है? 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड से।
तो 1 मॉलिक्यूल इसका 1 मॉलिक्यूल मिलके 2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इसका मतलब यही होगा 1 मोल पर लीटर से स्पीड से ये फिनिश हो रहा है, ये भी 1 मोल पर लीटर की स्पीड से फिनिश हो रहा है, और नया जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितनी स्पीड से बन रहा है, 2 मोल। ये यहाँ स्टोइकियोमेट्री देख के बनाया अपन ने। अब ये तीनों इक्वल कब होंगे, ये अभी तीनों इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। जब इक्वल कब होंगे, जब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल। अब अपन कह सकते हैं कि हाँ अब ये तीनों की रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, इक्वल है। ये इनकी स्टोइकियोमेट्री है, जहाँ अपन जो नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाफ से या 1/2 से या जितने भी से भी कर रहे हैं, वो इनकी स्टोइकियोमेट्री है केमिकल रिएक्शंस की। अब यहाँ H2 के आगे अपन ने कुछ नहीं लगाया, I2 के भी कुछ नहीं लगाया। यहाँ 1/2 लगाने का रीज़न यही था कि 2 मोल पर लीटर पर इस सेकेंड की स्पीड से ये बन रहा है, तो इनको अपन इक्वल करने के लिए 1/2 से जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तब तीनों की स्पीड क्या हो जाती है, एक हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तब अपन कह सकते हैं कि ये जब बराबर लिखना है तो यहाँ इसको 1/2 करना पड़ेगा ताकि तीनों की रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब ये वही रिएक्शन ले लेते हैं जो अपन ने बताई थी, A+2B कन्वर्टेड इनटू 3C। इसकी अपन को स्टोइकियोमेट्री बनानी है, इस रिएक्शन को देख के ही बनानी। कैसे बनाएंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को ओनली रेट लिख सकते हैं, इक्वल टू -dA/dt, ये हो गया, इक्वल टू -1/2 dB/dt, ये भी हो गया 1/2 माइनस का, और इक्वल टू में 1/3 dC/dt। तो 1/3 इसलिए यूज किया क्योंकि ये 3 इसकी स्टोइकियोमेट्री थी, और केमिकल रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बनाने के लिए इसमें 1/3 से, इसमें 1/2 से, लेकिन रिएक्टेंट के टर्म में नेगेटिव साइन का यूज करना है, लेकिन प्रोडक्ट के टर्म में नेगेटिव साइन का यूज नहीं करना है, और ये रीज़न अपन ने बता रखा है। अब ये वही चीज़ वही हो गई, ये कितनी स्पीड से फिनिश हो रहा है, 1 मोल पर लीटर, ये 2 मोल पर लीटर, ये 3 मोल पर लीटर से बन रहा है। अपन कहते हैं ये तीनों इक्वल कब होंगे, इसको तो 1 से करो, इसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, और इसको 1/3 से करो, तब ये तीनों इक्वल होंगी। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो आगे नंबर दे रखे हैं वही उनकी क्या हो जाती है, स्टोइकियोमेट्री। तो ये इनके नंबर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्री, और इस टाइप से आपको ये आंसर निकालना। एक दो रिएक्शंस के और कर लेते हैं ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन भी करते हैं। अब एक रिएक्शन दे रखा है और सामने आपके देखो क्वेश्चन है, N2 + 3H2 और एरो करके बन रहा है 2NH3। अब इसकी स्टोइकियोमेट्री केमिकल रिएक्शंस की, रेट ऑफ रिएक्शंस की बनानी है अपन को। तो N2 और H2 दोनों रिएक्टेंट है, और NH3 क्या है, प्रोडक्ट है। अब इसमें क्या क्या चेंजेज हो रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं अपन -dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt इक्वल टू 1/2 dNH3/dt। तो ये जो रिएक्शंस है इसमें रिएक्टेंट के टर्म में नेगेटिव और जो नंबर्स दे रखे हैं उनको अपॉन में लिखना है, तब कहीं जाके ये अपनी रिएक्शंस जो है वो स्टोइकियोमेट्री में आएगी, और ये तीनों की रेट जो है वो एकदम क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये इसका है। एक और रिएक्शन अपन बता देते हैं ताकि कोई भी आपके उसमें प्रॉब्लम नहीं रहे। 4NH3 + 5O2, और एरो कर रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों से मिलके क्या बनता है, 4NO + 6H2। स्टोइकियोमेट्री जब भी बनाओ रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए,
इम्बैलेंस रिएक्शन का या अनबैलेंस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिखने में दिक्कत आएगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी। अब जैसे मैंने 4, 5, 4 और 6 ये जो नंबर्स लगाए हैं वो इनकी स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की, लेकिन अगर ये आप नहीं लगाओगे तो रिएक्शंस इम्बैलेंस होगी, और इम्बैलेंस रिएक्शंस की जो रेट ऑफ रिएक्शंस है उनको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा जो रेट ऑफ ये जो रिएक्शंस होती है उनकी स्टोइकियोमेट्री का मतलब बैलेंस रिएक्शंस को ही अपन यूज करते हैं, इसके अलावा इम्बैलेंस रिएक्शंस का यूज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के लिए फॉर्मूला बनाना है, रेट इक्वल टू -1/4 DNH3 अपॉन dt इक्वल टू -1/5 DO2/dt इक्वल टू 1/4 DNO अपॉन dt इक्वल टू 1/6 DH2O अपॉन dt। ये आप जो है इसमें स्टोइकियोमेट्रिक में यूज करेंगे और इस टाइप से इस पर पूछ सकते हैं कि इनकी स्टोइकियोमेट्री रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपन इस तरीके से कोई भी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको जो टॉपिक इसमें बताया ये लगभग समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं वो क्वेश्चन अपन करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं ताकि ये टॉपिक में जो भी डाउट्स है वो आपके निकल जाए। क्वेश्चन ये गिवन है, कैलकुलेट द फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया if decomposition rate of hydrogen H2 is 5 into 10 to the power -3 mole per liter into second in given chemical equation रिएक्शन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। कैलकुलेट द फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया इफ द डीकम्पोजिशन रेट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना है, और इन गिवन रिएक्शंस की रिएक्शंस आपको गिवन होगी। रिएक्शंस ये दे रखी है N2 + 3H2 और एरो करके क्या बन जाएगा यहाँ पे 2NH3। ये रिएक्शंस अपने पास गिवन है। अब इस गिवन रिएक्शंस में N2 और H2 को क्या मानते हैं रिएक्टेंट, और NH3 को अपन क्या मानते हैं प्रोडक्ट। अब आपको पूछा है H2 के जो है डीकम्पोजिशन की रेट। डीकम्पोजिशन वर्ड का मतलब होता है ये ख़त्म होना, मतलब फिनिश होना या डिसइंटीग्रेट होना, ये सारी चीज़ें जो है इसका मतलब कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन दे रखा है और फॉर्मेशन या प्रिपरेशन रेट ऑफ अमोनिया आपको बतानी है इस रिएक्शंस में। तो पहले यहाँ गिवन क्या क्या वो लिख लो, -DH2/dt, माइनस के साथ में ये वैल्यू है, ऐसा नहीं उसके बाद में लिखने के बाद आप माइनस लगाओ। ये वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो ये गिवन है यहाँ पे। अब यहाँ से गिवन है, गिवन के बाद में अमोनिया। अब पहले आप इसकी स्टोइकियोमेट्री लिख देते हैं, रेट इक्वल टू -dN2/dt इक्वल टू 1/3 ऑफ -dH2/dt इक्वल टू 1/2 DNH3/dt। ये इसकी रिएक्शंस को देख के ही बनाया, इसमें अपन को नया दिमाग नहीं लगाना है। जो भी नंबर्स आगे दे रखे हैं वो अपॉन में लिख दो। कभी कभी यहाँ 2/3 आता है, लेकिन नीचे जाते जाते वो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये रिएक्शंस को इस तरीके से अपन को लिखना है। अब यहाँ रेट जो है, रेट इक्वल टू, ये आपके पास गिवन क्या है H2 की रेट दे रखी है, H2 की डीकम्पोजिशन की रेट गिवन है, लेकिन आपको प्रिपरेशन फॉर्मेशन रेट ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ अपने पास जो वैल्यू गिवन है ये वैल्यू दे रखी है,
और इस वैल्यू से आपको क्या निकालना है, NH3/dt का रेट निकालना। तो कैसे करेंगे, देखो रेट dNH3/dt ये आपको फाइंड आउट करना है, इक्वल टू जो अपॉन की वैल्यू है वो उसको उधर भेजो क्रॉस में, तो 2/3 ऑफ माइनस dH2/dt ये लिख दिया। अच्छा, ये पूरी वैल्यू कितनी गिवन है अपने पास, क्वेश्चन में गिवन है 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। तो अपन ये वैल्यू अगर रख देते हैं तो क्या रखेंगे यहाँ पे, 2/3 × 5 × 10⁻³ ये जो दे रखा है इसकी रेट को ही वापस यहाँ लिख दिया। अब अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा कितना हो गया 10, और 10 में डिवाइड कितने का करना है 3 का, तो आंसर क्या आएगा 10/3 × 10⁻³ और ये जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है 3.33 × 10⁻³ आंसर आएगा मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। ये इसका फाइनल आंसर हो गया 3.33 × 10⁻³ ये किसका फॉर्मेशन रेट आया, अमोनिया का, NH3 का फॉर्मेशन रेट यही होगा। और इससे रिलेटेड अगर N2 का निकालना है तो N2 का डिकम्पोजिशन रेट निकालना है, तो ये H2 की रेट का जो दे रखा है उसको 1/3 कर देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। कुल मिला के इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे आपको सॉल्व करना है। अगला एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड इसी पे अपन कर लेते हैं, ताकि आपके ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाए, इसमें समझ में आ जाए कि अपन को कैसे क्वेश्चन आंसर इसका करना है, कैसे स्टोइकियोमेट्री पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये इसकी स्टोइकियोमेट्री। अब क्वेश्चन दे रखा है, इन गिवन रिएक्शन decomposition rate of A is 0.04 mole per liter into second, then calculate formation rate of C and D in given reactions। ये गिवन रिएक्शंस दे ही रखा है, तो C और D की आपको क्या निकालनी है, फॉर्मेशन रेट निकालनी है। तो अपने पास किसका गिवन है, A का गिवन है। अब आपके पास जो रिएक्शंस गिवन है ये ऐसे है, 2A प्लस B कन्वर्टेड इनटू 3C प्लस 4D। ये केमिकल रिएक्शंस आपको गिवन होगी, ऐसा नहीं है कि अगर बैलेंस इक्वेशन देंगे तो ही आपको आंसर जो एक्यूरेट निकाल सकते हो, बैलेंस नहीं देंगे तो इसमें फिर प्रॉब्लम होगी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस निकालने में। तो यहाँ पर अपने पास जो गिवन है ये इस टाइप से इसका गिवन है, 0.04 जो है वो किसका डिकम्पोजिशन रेट है, ए का, और आपको निकालना किसका है, सी का और डी का निकालना, फॉर्मेशन रेट निकालना। तो उसको अपन लिख देते हैं -dA/dt। इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है और वो कितनी गिवन है, 0.04 m/लीटर/सेकेंड, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। अब आपको फॉर्मेशन रेट सी और डी की निकालनी, तो पहले इसकी स्टोइकियोमेट्री लिख देते हैं। रेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/2 -dA/dt, 1/2 dA/dt इक्वल टू -dB/dt इक्वल टू 1/3 dC/dt इक्वल टू 1/4 dD/dt। तो ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी नंबर्स मैंने दे रखे हैं उनको अपॉन में लगा के और इनकी स्टोइकियोमेट्री अपन ने बना ली। अब आपको पूछा है कि मेरे को तो ये dC/dt निकालना है, तो मेरे को अगर dC/dt निकालना है
तो डी सी अपॉन डी टी ये कैलकुलेट करना है, तो 3 को कहाँ भेजूँगा, इधर। तो आंसर आ जाएगा 3/2 माइनस डी ए बाई डी टी। और माइनस डी ए बाई डी टी की जो वैल्यू गिवन है वो कितना दे रखा है, 0.04। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3/2 इंटू 0.04। अब ये इसमें पॉइंट हटा दो, नीचे 2 0 लगा दो, और 2 2 जा कितना हो गया, 4। अब अपने पास जो आंसर आया वो 6/100, यही आया, 3 2 जा 6/100। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू किसकी आई है, सी की। ऐसे कैसे अपन किसका निकाल सकते हैं, डी का भी। अब डी का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये तो सी का आंसर आ गया अपना डी सी बाई डी टी। अब यहाँ मैं निकाल रहा हूँ डी का, तो डी डी बाई डी टी, डी डी बाई डी टी इक्वल टू 4 को इधर कर दिया, अपॉन 2 माइनस डी ए बाई डी टी, ये आ गया। अब यहाँ आपको 4/2 था, मतलब 2 हो गया, और डी ए बाई डी टी क्वेश्चन में गिवन है, ये रही। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल टू में 2 इंटू 0.04, तो आंसर आ गया 0.08 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया। तो दोनों का आंसर अपन ने निकाल दिया। इसका जो है सी का फॉर्मेशन रेट कितना आया अपने पास, 3 इंटू 10⁻², और डी का जो फॉर्मेशन रेट आया वो कितना आया है, 0.08 मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, या 8 इंटू 10⁻² मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। और ये जो मोल पर लीटर इंटू सेकेंड जो यूनिट है वो किसकी यूनिट है, यहाँ पे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की यूनिट है। तो आई होप ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। इसमें रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कैसे कैलकुलेट करना है, ये तरीका आपको मैंने बताया, किस टाइप से इस पे क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन आंसर अपन ने ये करवाया। अब यहाँ इसके जो रिलेटेड एक टॉपिक्स जो है वो करवा देते हैं, ताकि ये आपके जो है इसमें समझ में आ जाए। अब जो है अपन जो टॉपिक ले रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टॉपिक का नाम आ रहा है अपना रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। ये टॉपिक है क्या, इसमें क्या चीज़ आएगी ये अपन समझाते हैं। पहले तो मैं बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शंस का मतलब आपको समझा दिया मैंने। चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब रेट कांस्टेंट क्या है, उसके लिए अपन 11th के एक टॉपिक पे आना पड़ेगा वापस, रेट कांस्टेंट की तरफ आने के लिए। तो यहाँ समझा देते हैं अपन क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शंस अपन लिख देते हैं, एक जो लॉ आपने पढ़ा हुआ है वो वापस लॉ यहाँ मैं लिख देता हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन। तो क्या मालूम लॉकडाउन के कारण ये जो टॉपिक हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो अपन वापस यहाँ बता देते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन 11th क्लास के चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 7, उसका नाम था इक्विलिब्रियम, उसमें ये टॉपिक का नाम आया था लॉ ऑफ मास एक्शन। और इस लॉ ऑफ मास में गुल्डबर्ग और वागे ने ये लॉ दिया था। इस लॉ के बेस पे अपन क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to reactant concentration या product of reactant concentration, product of reactant concentration। ये लॉ था। अब इस लॉ को समझाएंगे। यहाँ पे क्या था लॉ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है और रेट कांस्टेंट क्या होता है, इसको समझाने के लिए अपन इस लॉ को यूज ले रहे हैं।
लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहाँ एग्जाम्पल देके इसको समझा देते हैं। ए प्लस बी इज कन्वर्टेड इनटू सी प्लस डी। यहाँ ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए multiply by active mass of B. Active mass is related to the concentration of reactant. तो concentration of reactant को आप active mass या उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और rate of chemical reaction is proportional to D concentration of A into concentration of B, और concentration को आप किससे रिलेट कर सकते हैं, एक्टिव मास से भी। तो बुक्स में कहीं कहीं एक्टिव मास भी दे रखा है, लेकिन आपको उसको कंसंट्रेशन मान सकते हैं। अब यहाँ रेट की जगह आप लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी, चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास या कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी। ये लिख सकते हैं क्योंकि जो इस लॉ के बेस पे अपन ने ये फॉर्मूला लिखा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस पर डिपेंड करती है। अब यहाँ प्रोपोर्शनल, और ये जो प्रोपोर्शनल हटाते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। या के जो यहाँ पे मैंने लिखा है, के को ही अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। इसी को क्या नाम दे दिया नया, रेट कांस्टेंट। और ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन करा है पूरा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन के टर्म में अगर किसी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो के है, के को ही अपन क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट जो वैल्यू होती है सबके लिए अलग अलग आ सकती है। तो यहाँ अगर आपको रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन निकालनी है, देखो ये तो हो गई रेट ऑफ रिएक्शन से, और रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन अपन ने क्या बताया था, चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पर यूनिट टाइम इज नॉन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। लेकिन सेम की सेम डेफिनेशन के की नहीं होगी। के की डेफिनेशन बनाने के लिए देखो आगे यहाँ पे कंसंट्रेशन जो दे रखी है ए की, और साथ में किसकी दे रखी है, बी की, इसको आप 1 मोल पर लीटर कर देते हो। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट, यूनिट का मतलब 1 हो, ए और बी की कंसंट्रेशन कितनी हो, 1, देन रेट कांस्टेंट इज नॉन एज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जब आप ए और बी की वैल्यू को 1 कर देते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो किसको क्या बोलेंगे अपन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ रेट कांस्टेंट की डेफिनेशंस अपन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शंस को अगर रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन के टर्म में तो इसको अपन क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। और उसी के अंदर जो के की वैल्यू है उसी को अपन क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शंस। ये इस के को बोल सकते हैं। के की वैल्यू हर एक रिएक्शंस में अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करती है केमिकल रिएक्शंस कैसी है, उसके बेस पे अपन बताएंगे। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन अपन को बनानी है रेट कांस्टेंट की, और रेट कांस्टेंट की यूनिट भी बतानी है। क्या बतानी है अपन को, रेट कांस्टेंट की यूनिट। इफ़ द, देखो रेट कांस्टेंट के की डेफिनेशन, रेट कांस्टेंट के को अपन डिफाइन करेंगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिट, यूनिट की जगह 1 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, यूनिट, देन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is known as रेट कांस्टेंट। तो ये इसकी डेफिनेशन है।
अगर कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट की यूनिट लेते हैं 1 ले लेते हैं तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज रेट कांस्टेंट। अब यहाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे बनानी है अपन को, और रेट कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है ये भी अपन कहते हैं। तो रेट कांस्टेंट जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। जो पावर होती है उसको अपन ऑर्डर बोलेंगे, ये आगे अपन समझाएंगे, लेकिन आपको इसकी यूनिट कैसे निकालनी है वो देखते हैं अपन। तो मैंने जो लास्ट फॉर्मूला लिखा था वो लिखा था ये माइनस dr/dt चेंजेज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो यहाँ अपन कह सकते हैं ये जो कंसंट्रेशन आ रही है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की है, और रिएक्टेंट की पावर कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 0 कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पावर्स होती है उनको अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोलते हैं। आगे इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को, लेकिन अभी मान लेते हैं कि भाई ये कंसंट्रेशन है और ये क्या हो गया टाइम है इक्वल टू के कांस्टेंट है, और ये कंसंट्रेशन है, और ये कंसंट्रेशन की पावर क्या हो सकती है एक्स। एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ए की वैल्यू 1 रखेंगे और बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1 कितना हो सकता है, एक्स की वैल्यू 2। अब यहाँ ए की वैल्यू 0 और बी की पावर जो है वो क्या रखेंगे 1, तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है। डिपेंड ऑन द रिएक्शंस, रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वास्तव में एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ अपन ने लिखा ये रेट कांस्टेंट की यूनिट लगाते हैं। अब x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0, अगर 0 लिख दिया तो वो 0 ऑर्डर रिएक्शंस होगी, और अगर 1 लिख दिया तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होगी, और अगर 2 लिख दिया तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे x की वैल्यू डिपेंड करती है। अब मेरे को k की यूनिट निकालनी है। k को यहाँ ले लेता हूँ मैं कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन की पावर x या n लगा देते हैं। x की जगह अपन कौन सा टर्म यूज ले लेते हैं, मान लेते हैं n ले लिया, ताकि n नंबर्स याद रहेंगे इजी आपको, x में फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ n ले लेते हैं, n का मतलब नंबर्स, कोई भी एक नंबर 0 1 2 3 4, तो n, और नीचे क्या दे रखा है टाइम। अब कंसंट्रेशन की पावर यहाँ ऊपर तो 1 है लेकिन नीचे पावर n है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम लिख दिया। ये कंसंट्रेशन की पावर 1 - n अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन जो है अपन लिखते हैं मोल पर लीटर होता है। कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर, तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है सेकंड। तो यहाँ टाइम की जगह मैंने सेकंड लिखा है, और कंसंट्रेशन की पूरे की जगह क्या लिखा है मोल पर लीटर, और उसकी पावर कितनी आएगी 1 - n। अब यहाँ n अलग अलग ले सकते हैं, n को अपन क्या क्या ले सकते हैं उसके लिए अपन इसकी यूनिट लगाते हैं। अगर मैं मान लो n = 0 ले लूँ, n = 0, n = 0, तो ये ऑर्डर कौन सा हो गया 0 ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके लिए k की यूनिट निकालनी है फॉर द 0 ऑर्डर। कैसे निकालेंगे k की यूनिट, वहाँ इस फॉर्मूले में लिखते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है k का, k = फॉर्मूला था मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और टाइम की जगह अपन ने क्या लिखा है सेकंड। तो बताओ क्या बनेगा इसके लिए, k = क्या हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर 1 - 0 1 ही रहेगा, और नीचे क्या आ गया सेकंड। तो इसकी यूनिट में लिख सकते हैं मोल पर लीटर इंटू सेकेंड। अगर आपको ये भी याद नहीं रहे, मान लो मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, तो आप इसके लिए दूसरा फॉर्मूला ये लिख सकते हैं मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। तो ये एक दूसरा फॉर्मूला या जो है 0 ऑर्डर के लिए है। ऑर्डर डिपेंड करता है अलग अलग रिएक्शंस पे, और अपन ने जो ये टॉपिक करवाया है यहाँ पे कैसे अपन किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट है, इस टॉपिक को आप इम्पोर्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में
फाइंड आउट द रेट कांस्टेंट यूनिट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो जीरो ऑर्डर के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसके लिए आंसर निकालना है। अब अपने पास जो है यहाँ तक थर्ड ऑर्डर तक इसका आपको क्या निकालना है, अपन को इसका यूनिट निकालना है। कहाँ तक निकालना है? थर्ड ऑर्डर तक। तो जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर से बाद वाले जो ऑर्डर है वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होते हैं, इसलिए अपन लास्ट जो फिगर करेंगे इसमें वो कहाँ तक कर सकते हैं? थर्ड ऑर्डर तक। तो अपन पहले फर्स्ट ऑर्डर का निकालते हैं। इफ़ n इक्वल टू 1 देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अब इसके लिए क्या आएगा फॉर्मूला, क्या इसका k का यूनिट आएगा? उसके लिए अपन क्या लिखेंगे? चेंजेज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। वो तो हो गया, ये बता दिया था आपको कैसे इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो अपन सीधा ही वही फॉर्मूला लगाते हैं। k इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? मोल पर लीटर, और उसकी पावर कितनी आई थी? 1 माइनस n, और टाइम की जगह क्या लिखना है? सेकेंड। तो n की वैल्यू मैंने क्या बताई है? 1। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? मोल पर लीटर 1 माइनस 1, और टाइम की जगह क्या लिखना है? सेकेंड। तो 1 माइनस 1 को आप क्या मानोगे? ज़ीरो। और किसी की भी पावर अगर ज़ीरो है तो वो वैल्यू हमेशा 1 होती है। ऐसा मत कर देना जिसकी पावर ज़ीरो तो उसका आंसर भी ज़ीरो, ऐसे नहीं करना है। क्या करना है आपको? ये जो यूनिट आई है वो क्या आई है? मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या आ गई? ज़ीरो। तो इसमें ये आया। अब ये जो है इसको ज़ीरो नहीं मानना है, इसको 1 मानना है। तो लास्ट आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन सेकेंड। ये भी याद नहीं रहे तो नया याद कर लो, सेकेंड इनवर्स। तो ये अपना जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट इस टाइप से अपन बनाएंगे। अब सेकंड और थर्ड का भी कर लेते हैं, और n इक्वल टू अपन क्या रख देते हैं? सेकंड। यही फॉर्मूला है मोल पर लीटर वाले में। तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पावर 1 माइनस 2, और नीचे जो लिखा हुआ है वो सेकंड। अब 1 माइनस 2 करते ही पावर क्या आ गई? -1 में। तो -1 में करेंगे तो क्या लिखेंगे? मोल पर लीटर पावर -1 और इंटू सेकेंड। अब आप समझ लो यहाँ पे मोल की पावर -1 है और नीचे लीटर की भी पावर -1 है। तो आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इनवर्स लीटर। लीटर -1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि लीटर नीचे -1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा वापस तो वो प्लस में हो जाएगा। मोल इनवर्स लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, ये इसकी यूनिट बनेगी फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस। और थर्ड ऑर्डर का क्या बनेगा वो भी अपन क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू अपन ने क्या रखा है? थर्ड। और थर्ड में क्या बनेगा? k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 3, और नीचे आ गया सेकंड। सेकंड की कोई पावर नहीं लगानी, आपको ध्यान रखना है सेकंड पे ये नीचे ही रहेगा, उस पर कोई पावर में चेंजेस नहीं करना है। अब अपने पास जो आंसर आया वो क्या आया? मोल पर लीटर, और उसकी पावर आ गई -2, और नीचे टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकंड। अब अपन इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे इसकी यूनिट में? तो मोल -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। ये कौन से ऑर्डर के लिए है फॉर्मूला? ये यूनिट कौन से ऑर्डर के लिए? थर्ड तक। थर्ड तक अपन कैलकुलेट करते हैं क्योंकि उसके आगे जो पॉसिबिलिटीज होती है वो बहुत कम होती है। तो अपन जनरली कहाँ तक यूनिट कौन से रेट कांस्टेंट कहाँ तक निकालते हैं? थर्ड ऑर्डर तक के लिए निकालते हैं। तो इस टाइप से आप जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर तक की रेट कांस्टेंट की यूनिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ अपन ने बता दिया कैसे होता है, इस टाइप से समझाया कि कैसे अपन रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। एक बार मैं वापस इनके चारों यूनिट्स को लिख देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। सीधी यूनिट ही पूछी जाती है एग्ज़ाम में, आपने कैसे किया कैसे नहीं किया वो अगर याद नहीं रहे और आपको यूनिट याद रहेगी तो भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो चैप्टर्स है राजस्थान बोर्ड में 4 मार्क्स का है और सीबीएसई में बहुत ज़्यादा मार्क्स का, इससे भी 7-8 मार्क्स का तक का है। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दो।
अब जो है अपन चारों की यूनिट को रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि आप वो भूलो नहीं टॉपिक को। ये अपन ने फर्स्ट कौन सा ऑर्डर के लिए किया था, ज़ीरो ऑर्डर के लिए कौन सा आया था फॉर्मूला, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट के लिए क्या आया था, सेकंड इनवर्स। सेकंड के लिए क्या आया था, मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकंड इनवर्स। और सेकंड के लिए आ गया थर्ड के लिए, थर्ड के लिए फॉर्मूला आया था मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। तो ये चारों जो यूनिट्स है इनको नोट कर लो, ताकि ये आपके दिक्कत नहीं आए किसी भी ऑर्डर का। अगर आपको पूछे कि भाई इसकी यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की, तो आपको इस बेस पे आपको ये निकालना है और ऐसे सॉल्व करके बताना है। तो ये जो टॉपिक था इससे रिलेटेड मैंने अपन ने बताया क्या रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है। तो जनरली रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस तो चेंजेस होती है टाइम के साथ, लेकिन रेट कांस्टेंट जो है के की वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। क्या चीज़ फिक्स होती है, रेट कांस्टेंट इज ए फिक्स बट रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंजेस विद द टाइम। तो ये फिक्स होती है और वो चेंजेज होती है। अच्छा, रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पे। जैसे जीरो के लिए अलग आया, फर्स्ट के लिए अलग आया, सेकंड के लिए, किसकी वैल्यू डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट की। लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की यूनिट जो होती है वो फिक्स होती है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस की यूनिट ये है मोल पर लीटर इनटू सेकंड, ये यूनिट फिक्स है। अब चाहे कोई भी ऑर्डर हो उससे कोई लेना देना नहीं, रेट ऑफ रिएक्शंस जो है उसकी यूनिट जो है यही रहेगी। अब हालांकि सेकंड की जगह मिनट हो सकता है या हार भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करेगी कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की यूनिट अलग आएगी, सेकंड के लिए अलग आएगी, वो डिपेंड नहीं करती है। सिर्फ रेट कांस्टेंट की यूनिट जो है वो चेंज होती रहती है। इट इज़ डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बट रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये दो तीन डिफरेंस अपन को याद रखना है। अच्छा, रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करके डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करती है। तो ये दो तीन डिफरेंस है, अपन एक बार थोड़ा सा वापस शॉर्ट में ये समझा देते हैं ताकि ये आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ जो अपन लिख रहे हैं इधर तो कौन सा आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, और इधर रेट कांस्टेंट के। फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया, इट इज डिपेंड ऑन द टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द टाइम। टाइम के साथ ये चेंज होता जाता। इट इज कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, इट इज कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, रिएक्शन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वैल्यू फिक्स होती है, टेम्परेचर चेंज करते ही वो चेंज हो जाएगा। सेकंड है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन, डोंट डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसमें क्या लिखेंगे, इट इज डिपेंड ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो ये अपन ने जो कंप्लीट किया है इससे रिलेटेड टॉपिक जो है रेट ऑफ रिएक्शंस और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या है। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट पे। तो रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे, लेकिन रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करती है, रेट ऑफ रिएक्शंस पे डिपेंड नहीं करती है।
तो ये अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया है, इसमें और भी अगर कोई रिलेटेड इसके आपके डाउट्स आए तो इस ऐप में जो नंबर्स दे रखे हैं उस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए ताकि आपके डाउट का समाधान कर सकें। और भी कोई दिक्कत आती तो आप बात कर सकते हैं। और जो स्पीड में अगर मान लो प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ टॉपिक्स जो है आपके पूरा समझ में आ रहे तो उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और अपना जो यहाँ तक को जो टॉपिक हुआ है उसको आप रिटर्न वर्क बनाइए, नोट्स बना के अच्छी तरह से काम कंप्लीट कीजिए। रेगुलर क्लासेज आपके पास पहुँचती रहेगी, रेगुलर वॉचेज कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास वीडियोज़।